हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, मेहनत करते जाएं, क्योंकि मेहनत का इस सृष्टि में कोई भी पर्याय नहीं होता है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी दृष्टि बदल जाती है और उसके दिनमान भी बदल जाते हैं। चलिए ठीक है, खूब मेहनत किया करें। दोस्तों, हमने अब तक जो बातें करी थी वो दक्षिण भारत के राजवंश सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से राजवंश थे, वहाँ की क्या क्या कला संस्कृतियां थी, उसके बारे में सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। विदेशों में प्रचार प्रसार। तो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या परिस्थितियां थी उस समय की, वो सारी की सारी चर्चा आज हम हमारी इस क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, तो विशेष रूप से एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है, और एक चीज वो कौन सी आती है? एक चीज हमारे आता है बौद्ध धर्म। क्योंकि जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ज्यादातर जो चीजें हैं, प्राचीन भारत में सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ वो किसी धर्म का यदि हुआ तो भारत से उत्थान होने के बाद में आसपास के जितने भी जो देश थे उन देशों में बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार में हम बात उसी की करने वाले हैं कि कौन कौन से देशों में कहां कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, कहां कहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति विदेशों में भी पनपी, कौन कौन से इसके स्थान थे, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हुई। यदि हम विशेष रूप से बात करते हैं तो मध्य एशिया, इंडो चाइना वाला क्षेत्र, फिर हम बात करेंगे तिब्बत की, हम बात करेंगे म्यांमार की, हम बात करेंगे इंडोनेशिया कंबोडिया की, हम बात करेंगे जावा की, सुमात्रा की, बोरोबुदूर की, हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का और विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? बृहत्तर भारत कहलाता है। ध्यान से सुनना, शब्द क्या आता है आपका? शब्द आता है बृहत्तर भारत। शब्द क्या आता है? बृहत्तर भारत क्या है? तो वह क्षेत्र जहां भारत से बाहर, वह क्षेत्र जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, वो सारे के सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं आपके? बृहत्तर भारत कहलाते हैं। पहली बात, ये बहुत बेसिक सा साधारण सा प्रश्न बनता है, आगे बात समझ। और दूसरी बात हम यदि यहां पर करेंगे तो दूसरी बात क्या? दूसरी बात आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि हमारे दिमाग में एक तो देखो, मैंने उत्तरापथ दक्षिणापथ आपका क्लियर करवा दिया। एक शब्द आता है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया क्या है भाई? मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया का क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे? और विशेष रूप से यदि हम बात करें भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार की, तो सबसे पहले मध्य एशिया के वाला जो क्षेत्र है, इस मध्य एशिया वाले क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। और मध्य एशिया में भी यहां पर विशेष रूप से दो प्रमुख क्षेत्र, उत्तरी केंद्र भारत में भारतीय संस्कृति का हम बात करेंगे और दक्षिणी केंद्र की भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कूची की, हम बात करेंगे खोतान की। हम बात करेंगे कूची की और हम बात करेंगे खोतान की, जहां पर विशेष रूप से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। और भारतीय संस्कृति में भी विशेष रूप से क्या? बौद्ध धर्म। हम बात करेंगे जब खोतान की, तो खोतान में मैं आपको बताऊंगा कि जब चीनी यात्री फाहियान जब 399 ईसा पूर्व में, माफ कीजिएगा 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय जब भारत आया, तो वो खोतान द्वीप होते हुए आता है। और खोतान द्वीप के बारे में उसने बड़ा ही सुंदर और भव्य वर्णन किया है खोतान द्वीप का, कि किस प्रकार से वहां पर
बौद्ध मठों की स्थापना है, किस प्रकार से बौद्ध पेगोड़ा, घर प्रत्येक घर के सामने बौद्ध पेगोड़ा बनता है, वहां पर भव्य यात्रा निकलती है और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए राजा नंगे पैर दौड़ता है। हम बात करेंगे वहां पर कौन कौन से जो 2 बड़े आश्रम, उन आश्रमों के बारे में भी वो चर्चा करता है। कौन? फाहियान। और वहां रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में भी वो क्या करता है? चर्चा करता है। तो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार विशेष रूप से याद रखिएगा। एक तो हम मध्य एशिया समझाऊंगा मैं आपको पूरा का पूरा कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र कौन सा था, किस प्रकार का था, किसको बोलते हैं हम मध्य एशिया, ये हमारे दिमाग में बड़ा डाउट रहता है, ठीक है ना। ठीक। और दूसरी चीज बृहत्तर भारत क्या है, दूसरी चीज क्या है? बृहत्तर भारत। तो बृहत्तर भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि भारत से बाहर वो देश या वो क्षेत्र जहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, वो सारे के सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? आपके बृहत्तर भारत कहलाते हैं। जब हमने दक्षिण भारत के राजवंशों की बात करी थी, जब मैंने आपको साम्राज्यवादी चोल पढ़ाए, तब मैंने आपको कहा कि साम्राज्यवादी चोल, राजेंद्र चोल के समय भारतीय संस्कृति का व्यापक रूप से बाहर प्रचार प्रसार हुआ। आगे बात समझ, हम इंडोनेशिया, बाली, बोरोबुदुर स्तूप की भी बात करने वाले हैं। बोरोबुदुर वही स्तूप जिसे आरसी मजूमदार ने इस दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। हम बात करेंगे अंकोर वाट या अंगोरवाट विष्णु मंदिर की, जो कि भारतीय देवता भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है विश्व में। किस प्रकार का भव्य मंदिर है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी बातें हम आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए मजे से, आराम से, मस्ती से पढ़िएगा। थोड़ी सी फिर चर्चा, जब ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, टॉपिक लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए ज्यादा दिमाग में लोड लेना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पार्ट मुझे पता है कि अब तक जो हमने पढ़ा है ना, तो उसमें से मतलब 20 से 30% लोग, है ना, 20 से 30% लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा होगा? दक्षिण भारत के राजवंश। हालांकि इसको मैंने प्रयास किया मेरी तरफ से कि उसको भी बिल्कुल मैप के माध्यम से एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए समझाऊं, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 20% लोगों को समस्या आई होगी दक्षिण भारत वाले राजवंश में। बाकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समस्या, यदि बहुत ध्यान से एकाग्रचित्ता के साथ में पढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। खैर, हम बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। तो मैंने कहा ना, एक तो विशेष रूप से, है ना, क्या चीज? विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बेटा? दूसरी चीज कि भारत से बाहर भारतीय हिंदू शासकों द्वारा साम्राज्य स्थापना की गई। हम बात करेंगे जब खोतान की, तो वहां पर विजित संभव की बात करेंगे, ठीक है। और तिब्बती लेखक तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर लिखा है, उसके अनुसार जो वहां पर विजित संभव जो हुआ करते थे, वो कुणाल, जो कि मौर्य शासक दशरथ, ठीक है, और दशरथ का पुत्र कुणाल की यदि हमने बात करी थी, तो कुणाल का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था विजित संभव, और वहां उसने जाकर के अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो भारतीय हिंदू शासकों के द्वारा जहां विदेशों में जाकर के अपना राज्य स्थापित किया गया और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया, भारतीय संस्कृति के अनुसार वहां उन्होंने चीजें की। हम अंगोरवाट मंदिर की बात करेंगे या अंकोरवाट मंदिर की बात करेंगे तो हम सूर्यवर्मन द्वितीय की बात करेंगे, भारतीय हिंदू शासक था। हम जब कुची की बात करेंगे तो कुमार नारायण की बात करेंगे, जो कि भारतीय व्यक्ति था।
बौद्ध धर्म का व्यक्ति था, वहां पर जाकर के उसने प्रचार प्रसार किया। हम स्वर्ण पुष्प की बात करेंगे, जो कि कुची का शासक हुआ करता था मुख्य रूप से, और वो भी जो है भारतीय शासक, हिंदू शासक हुआ करता था। तो भारतीय हिंदू शासकों ने जाकर के भारत से बाहर जहां जहां अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, उस संपूर्ण क्षेत्र को हम किस में पढ़े, जो टॉपिक है वो हमारा उस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। और फिर यहीं से आपका प्रश्न बनता है बृहत्तर भारत वाला। कौन सा? बृहत्तर भारत वाला। तो भारत से भारतीय हिंदू शासकों द्वारा विदेशों में भी साम्राज्य की स्थापना कर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है। पहली बात, विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किसके द्वारा? भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय बौद्धों द्वारा। भारतीय बौद्धों द्वारा का द्वारा मतलब क्या है? भारतीय बौद्धों द्वारा का मतलब यह है कि भारतीय जो बौद्ध अनुयायी थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, जैसे हम धर्म रत्न की बात करेंगे, हम मातंग कश्यप की बात करेंगे, हम दिवाकर मित्र की बात करेंगे। ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा भी वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म को वहां पर उन्होंने बढ़ाया। यदि हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो आप लोगों को मैंने बताया मौर्य काल के दौरान, और मैंने आपको कहा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा, और वहां श्रीलंका का शासक देवनाम प्रिय उसकी उपाधि थी, ठीक अशोक की भांति। तो भारतीय लोगों द्वारा या बौद्ध अनुयायियों के द्वारा या बौद्ध जो भिक्षुक थे, इन भिक्षुकों के द्वारा भी वहां जाकर के बौद्ध धर्म का विशेष रूप से क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया। और दूसरा चीज, भारतीय हिंदू शासकों के द्वारा भारतीय संस्कृति का क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया। कुछ हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे अंकोर वाट मंदिर की हम बात करेंगे। समझ रहे हो आप? एक शब्द आता है बृहत्तर भारत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, बृहत्तर भारत क्या है? बृहत्तर भारत, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, बहुत सीधा सा प्रश्न आपका यहां से बन जाता है। ठीक है, बृहत्तर भारत क्या है? तो देखिएगा कि भारत से बाहर जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति धर्म इत्यादि का प्रचार प्रसार हुआ, धर्म इत्यादि का प्रचार प्रसार हुआ, उसे बृहत्तर भारत कहा जाता है। बृहत्तर भारत कहा जाता है, भारत कहा जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बृहत्तर भारत क्या है? ये आपका साधारण सा बेसिक सा प्रश्न है, इसका विशेष रूप में आप याद रखिएगा। तो कहां कहां भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें, कर लें बात, तो यहां से लेकर के ये वाला जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका कौन सा है? नेपाल का। ये पूरा क्षेत्र जो है गंगटोक सिक्किम वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक, ये आपका भूटान लगता है। यहाँ पर पता ना, यहाँ पर क्या है? भूटान है। ये पूरा पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, आसाम है इधर, है ना, मणिपुर इधर, यहाँ बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। ये पूरा का पूरा इधर वाला जो भाग है, फिर आपका म्यांमार बर्मा वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। खैर, ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मैं नंबर 1 दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाहर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये अब यहां पर आपको पता है ना कि 2 क्षेत्र लगते हैं। एक तो लगता है भाग आपका तिब्बत वाला। कौन सा भाग लगता है? तिब्बत वाला भाग लगता है। कौन सा भाग लगता है? तिब्बत वाला। चीजों को समझिएगा। और दूसरा इधर यदि ऊपर हम बात करें तो ये चाइना है ना, चाइना और तिब्बत का भाग, ये चाइना और तिब्बत का भाग, कोरोना वायरस का जनक, कोरोना वायरस का जनक, पूरा का पूरा ये भाग लगता है। आगे बात समझ में। अब यदि हम यहां से लेकर के ये वाले पूरे भाग की बात करें, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान केवल और केवल अभी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। ये पूरा का पूरा भाग, ठीक है ना, यहां जहां से आपको पता है कि पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से अफगानिस्तान लग जाता है, अफगान वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, ईरान वाला क्षेत्र है, यहां पर तुर्किस्तान, अफगान, तुर्किस्तान, ईरान वाला। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है, देखो चीन से लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, चीन से लेकर के ईरान, अफगान, तुर्किस्तान वाला ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, बेटा ध्यान देना, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो कि इस वाले भाग को मध्य एशिया कहा जाता है। चीन से लेकर के अफगान, ईरान, तुर्किस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा भाग आपका क्या कहलाता है? मध्य एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका मध्य एशिया कहलाता है। आगे क्या बात समझ में क्लियर है ना? फिर यदि हम बात करें तो ये वाला भाग श्रीलंका, क्या है? ये श्रीलंका है। ठीक है, इसको भी मैं फिल कर देता हूं। ये आपका क्या है? श्रीलंका वाला पार्ट है। बस केवल दिमाग में अभी मैं केवल स्थान ही बता रहा हूं। ठीक है, और फिर यदि हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, है ना, ये तो यहां पर तो देखो बांग्लादेश आ गया। बांग्ला क्या है? बांग्लादेश है। ये वाला तो क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, ये पूरा क्या है? बांग्लादेश है। और ये वाला जो पूरा का पूरा जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका क्या है? ये वाला भाग क्या है भाई? म्यांमार है, बर्मा है, म्यांमार बर्मा। ये पूरा भाग क्या है? म्यांमार और बर्मा, म्यांमार या बर्मा। ठीक है, यहां पर भी भारतीय संस्कृति का क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? इधर यदि हम बात करें, ठीक है, तो इधर वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वियतनाम वगैरह है ना, क्या है? वियतनाम है। ठीक है,
ये पूरा जो क्षेत्र है वो कौन सा, वियतनाम वाला क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, वियतनाम। फिर इधर आगे यदि हम बात करें, देखो केवल ध्यान देना, अभी चीजों को मैं बस आपके दिमाग में मैप बिठा रहा हूं, ठीक है। फिर यदि हम बात करें तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया वाला क्षेत्र। और यहीं पर इंडोनेशिया, सात द्वीपों का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये टापू हैं, यहां पर ये पूरे के पूरे क्या है, टापू हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेंगे यहां पर सुमात्रा की, हम बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे जावा की, हम किसकी बात करेंगे, जावा की। हम किसकी बात करेंगे, जावा की बात करेंगे। सुमात्रा और जावा, बोरोबुदुर द्वीप की बात करेंगे हम, ठीक है। इंडोनेशिया, बाली, इंडोनेशिया, ठीक है। आगे बात समझे। तो ये पूरा का पूरा ये आप बात कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, वापस अब इस मैप के ऊपर आ जाऊं। मैं आपको वो क्षेत्र बता रहा हूं जहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। दो क्षेत्रों की विशेष रूप से हम बात करेंगे, और दो क्षेत्र कौन कौन से बात करेंगे, एक हम बात करेंगे कूची की, और एक बात हम करेंगे जो है खोतान की। किसकी बात करेंगे हम लोग, कूची, कूची कूची, है ना। कैसे याद रखोगे, कुची कुची, अभी यहां पर कुची कुची करेंगे, ठीक है। और एक हम बात करेंगे किसकी, खोतान की। हम बात किसकी करेंगे, खोतान की। तो देखिएगा यहां पर एक बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको समझिएगा, क्योंकि यहां से आपका बेसिक सीधा सीधा प्रश्न आता है। एक उत्तरी केंद्र की बात कर लेते हैं, और एक हम किसकी बात कर लेते हैं, हम लोग दक्षिणी केंद्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक को मैं दे रहा हूं कूची नाम, और दूसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं खोतान। दूसरा मैं आपके सामने नाम क्या लिख रहा हूं, खोतान। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें कूची की, तो ये कूची जो है वो उत्तरी बिंदु है। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार का उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाएगा आपसे। ध्यान से सुनना बेटा, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार का कौन सा बिंदु पूछ लिया जाएगा आपसे, उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाएगा। तो याद रखना कि उत्तरी बिंदु कौन सा था, कूची। और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार का दक्षिणी बिंदु पूछे, क्या पूछे, दक्षिणी बिंदु पूछ ले, तो आपको क्या याद रखना कि खोतान। दक्षिणी बिंदु कौन सा, ये सीधा सीधा आपका देखो बेसिक सा प्रश्न आता है, पहले इसको समझना है बेटा, है ना। दक्षिणी बिंदु, ठीक है, यही इसी मैप से आपका प्रश्न बन जाएगा, और यहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा। बाद में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। क्या कि उत्तरी बिंदु कौन सा है भारतीय संस्कृति का, मध्य एशिया में उत्तरी बिंदु कौन सा है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र। देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा आपका क्या है, मध्य एशिया वाला पार्ट है, मध्य एशिया। और यही प्रश्न आता है आपका कि मध्य एशिया में कहां पर, मध्य एशिया में कहां पर, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का, कला संस्कृति का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कूची। सीधा सीधा प्रश्न बनता है। और मध्य एशिया में भारतीय कला संस्कृति के प्रचार प्रसार का जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है, खोतान। ये प्रश्न आए हुए हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। यहां तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का संशय है क्या, वापिस समझ लेना। देखो हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, तो यहाँ ये वाला जो भाग है, ये देखो यहाँ पर आपका याद रखना, आपको क्या है, चीन है,
क्या है? चीन है। ठीक है, और चीन के शासक का नाम पूछ लिया जाएगा कि किसके समय, तो चीन का शासक याद रखना मेंगती, चीन मंगतो है ना, हम बोलते हैं ना साधारण सी भाषा में कि चीन का ये मंगतो है ना, मंगते से क्या याद रखेगा? मेंगती, चीन का शासक। चीन का शासक का नाम लिख रहा हूं बेटा, याद रखना, चीन का जो शासक था, इस शासक का नाम क्या है? मेंगती। इस शासक को अभी दिमाग में याद रखना। इस मेंगती को स्वप्न में दिव्य पुरुष का क्या हुआ? दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, और इसीलिए जब उसने अपने राज दरबारियों से पूछा कि मुझे इस प्रकार से जो है किसी दिव्य पुरुष के स्वप्न में दर्शन हुए हैं, कौन हो सकता है ऐसा, तो उसके दरबारियों ने कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो संसार में एक ही है इस समय, और वो भारत में है, और भारत में कौन है? गौतम बुद्ध है। तो इसी से प्रभावित होकर के मेंगती, कौन? मंगती नहीं, मतलब मेंगती, कौन? मेंगती एक दूत मंडल भेजेगा। कहां पर भेजेगा? भारत भेजेगा। कहां पर भेजेगा? भारत। और वो दूत मंडल वहां भारत से 2 बौद्ध विद्वानों को लेकर के आएंगे, और किस प्रकार से वो वहां पर सारा प्रचार प्रसार करेंगे, ये सारी बात हम समझेंगे। अभी केवल इतना दिमाग याद रख लो कि चीन का शासक कौन था जिसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ सर पहली बार, तो याद रखना मेंगती, चीन मंगता था। आगे बात समझ में। फिर यदि हम बात करें इस वाले भाग की, तिब्बत की, किसकी बात करें हम लोग? ये पूरा भाग जो है आपका देखिएगा, ये पूरा पार्ट यदि मैं ले लूं तो क्या है? तिब्बत। तो तिब्बत में याद रखिएगा कि अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? तिब्बत की बेटा। तो तिब्बत में जो शासक था, उस तिब्बत का तो जो है उदय ही थोड़ा लेट हुआ था, दूसरा हुआ है ना, बाद में हुआ था चीन का उदय। ठीक है ना, तिब्बत का, माफ कीजिएगा। वहां पर 7वीं 8वीं शताब्दी तक सारा का सारा जो समय है, वो सारा पूरा का पूरा समय क्या है? एक तरीके से अंधकार में है। एक तरीके से क्या है बेटा? अंधकार में है। ठीक है, कहाँ? चीन वाला। कौन सा वाला? चीन वाला। और वहां चीन में माफ कीजिएगा इसका तिब्बत का, और तिब्बत में एक व्यक्ति आएगा, और तिब्बत में आपको क्या करना है? गंपो करना है। देखो, आपको याद रखना है कि चाइना वाले तो क्या थे? मंगते थे। ठीक है, चाइना वाले क्या थे? मंगते थे। और तिब्बत में आपको क्या करना है? गंपो। तिब्बत में क्या करना है? गंपो। इसलिए तिब्बत का जो शासक था, कहां का शासक? तिब्बत का जो शासक था, उस तिब्बत के शासक का नाम मिलता है सोनगंपो। तिब्बत के शासक का नाम क्या मिलता है बेटा? सोनगंपो, याद रखिएगा। ठीक है, इस सोनगंपो के समय भारत से विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। किसके समय? सोनगंपो के समय। उसके पीछे भी कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है? अभी मैं बताता हूं। अभी केवल दिमाग में बस छोटी छोटी टुकड़ों के रूप में कहानी सेट कर लो, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तिब्बत का शासक सोनगंपो। तिब्बत का शासक कौन? सोनगंपो। और सोनगंपो जो है, एक तो विवाह करेगा नेपाल में, और एक विवाह करेगा चाइना में। एक तो विवाह कहां करेगा बेटा? नेपाल में। एक विवाह कहां करेगा? चाइना में। और दोनों जो राजकुमारी आएगी, वो अपने साथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेके आएगी, उसी से प्रभावित होगा, और फिर वहां से अपने एक मंत्री के माध्यम से, जिसका मंत्री का नाम मिलता है थ्रोनमी संबोटी। क्या नाम मिलता है? थ्रोनमी संबोटी। इस थ्रोनमी संबोटी को भारत भेजेगा, और वो उस समय शांत रक्षित और पद्म संभव को लेकर के आएंगे। वहां पर आगे बात करेंगे किस प्रकार से उसने वहां पर जो है प्रचार प्रसार किया, क्या क्या घटनाएं हुई, ये सारी की सारी बातें हम लोग आगे बात करेंगे। अभी केवल दिमाग में इतना बिठा लो कि तिब्बत का जो शासक था, तिब्बत, क्या चीज बेटा? तिब्बत, है ना। और तिब्बत के शासक का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। तिब्बत के शासक का नाम क्या है? तिब्बत में सोनगंपो। तिब्बत में कौन था? सोनगंपो। तिब्बत का जो शासक था, उसका नाम क्या था? सोनगंपो।
बस इतना दिमाग में बिठाओ कि तिब्बत में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार की जब बात करेंगे तो तिब्बत में किसके समय हुआ, सोनगंपो। ठीक है, ये नेपाल वाला पार्ट मैंने इसलिए जानबूझ कर लिखा कि क्योंकि यहां उस समय उसके समय जो है वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे। आगे बात समझ में। अब यदि हम बात करते हैं कंबोडिया की, इंडोनेशिया की, हम कंबोडिया इंडोनेशिया की बात करेंगे, किसकी, कंबोडिया या इंडोनेशिया की बात करते हैं तो देखिएगा कंबोडिया में कैसे क्या याद रखना है आपको, है ना, कैसे के याद रखेंगे। और यहां कंबोडिया और इंडोनेशिया में जो शासक आएगा उसका नाम कौंडिन्य नामक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है जिसने यहाँ पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेगा और किस प्रकार से संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब देखिएगा ये इतनी तो बात आ गई। श्रीलंका की हम बात कर चुके, श्रीलंका की हम लोग बात कर चुके। अब कौंडिन्य की देखो, एक तो कौंडिन्य और दूसरा हम बात करेंगे जब अंगोर वाट के मंदिर की, किसकी, अंगोर वाट के मंदिर की। तब आपको मैं एक चीज यहीं पर और बता देता हूं, जो शासक का नाम है, अभी पूछ लिया गया था फर्स्ट ग्रेड में कि अंगोर वाट विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। तो यहीं पर देखो मैं दूसरे शासक का नाम लिख रहा हूं और शासक का नाम क्या है बेटा, सूर्यवर्मन द्वितीय। शासक का नाम क्या है, सूर्यवर्मन द्वितीय। अभी केवल समझना है, फिर पूरा का पूरा हम इसका एक एक डिटेल में बात करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है ना, कोई भी तरीके का संशय। देखिएगा फिर हम बात करेंगे सुमात्रा और जावा। तो यहां पर हम बात करेंगे इंडोनेशिया में, ठीक है ना, सुमात्रा जावा जो इंडोनेशिया जो द्वीप है, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से सुनना, यहां विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे किसकी, बोरोबुदुर स्तूप की, किसकी, बोरोबुदुर स्तूप की। आगे बात समझ में क्लियर है ना। इंडोनेशिया में आपका यहां से हटा करके, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपका है कंबोडिया, ठीक है, और कंबोडिया में विशेष रूप से ये याद रखना है, इधर मैं लिख देता हूं इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, बाली, ठीक है, द्वीप समूह है, जावा सुमात्रा वहां के द्वीप है। आगे बात समझ में। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, बोरोबुदुर की। किसकी बात करेंगे हम लोग, बोरोबुदुर स्तूप की। बहुत भव्य है, इतना भव्य है, मैं जब आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि वाह गुरुजी मजा आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर और दक्षिण। देखो कोची में याद रखना है आपको कुमार नारायण। क्या याद रखोगे आप, कुमार नारायण। क्या याद रखोगे, कुमार नारायण। कोची में कौन था, कुमार नारायण। ठीक है, स्वर्ण पुष्प है ना, स्वर्ण पुष्प नामक हिंदू शासक का नाम मिलता है। उसी के समय कुमार नारायण गया और कुमार नारायण ने वहां पर रह करके प्रचार प्रसार किया और इसी ने वहां कोची की एक सामान्य महिला के साथ में विवाह कर लिया और विवाह के फलस्वरूप जो इनकी संतान उत्पन्न हुई, उस संतान का नाम रखा गया था कुमार जीव। दोनों का मिक्स कर दिया, अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर वो कुमार जीव न केवल कोची बल्कि चीन में भी जो है वहां पर जाकर के बौद्ध धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। क्लियर है ना। देखिए दक्षिणी केंद्र में, दक्षिणी केंद्र कौन सा है बेटा, खोतान। दक्षिणी केंद्र कौन सा, खोतान। और खोतान में आपको याद रखना है विजित संभव। कौन सा, विजित संभव। विजित वस्तुतः जो है वहां पर विजित जो है उपाधि हुआ करती थी। ठीक है ना, विजित क्या थी, उपाधि हुआ करती थी, संभव। अब ये कुणाल का पौत्र बताया जाता है। किसका पौत्र बताया जाता है, कुणाल का पौत्र। और कुणाल जो कि मौर्य शासक हुआ करते थे। कुणाल कहां के शासक हुआ करते थे, मौर्य शासक हुआ करते थे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। देखो यहीं पर खोतान में, खोतान का वर्णन कौन करेगा, तो हम बात करेंगे फाहियान की। हम किसकी बात करेंगे, फाहियान की। किसकी बात करेंगे हम लोग, फाहियान की। ठीक है, हम बात करेंगे वेनसांग की। किसकी बात करेंगे, वेनसांग की। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे इत्सिंग की। किसकी बात करेंगे, इत्सिंग की। ये सारे के सारे लोग चीन से आए ना,
खोतान होते हुए आए, चीनी यात्री हैं ये, क्या है, चीनी यात्री हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, चीनी यात्री हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है भारत में आकर के बौद्ध धर्म की संस्कृति के बारे में सारी की सारी बातें की। आगे बात समझ में। फिर यदि हम बात करते हैं प्राचीन भारत में सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र, तो एक तो हमारा यहां पर देखो शिक्षा का केंद्र, यहां तक्षशिला, ठीक है, इधर थोड़ा ऊपर, ठीक है ना, तक्षशिला केंद्र होगा, ये पूरा तक्षशिला, ठीक है ना, प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। फिर इधर यदि हम बात करेंगे तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहां पर वल्लभी, क्या चीज, वल्लभी शिक्षा का केंद्र है। फिर इधर यहां पर यदि हम बात करेंगे मध्य भारत में पाटलिपुत्र वगैरह की, तो यहां पर देखिएगा एक तो नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा विहार और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये पूरे के पूरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। देखो ध्यान से सुनना, नालंदा विक्रमशिला, इधर यहां पर बात करेंगे तो क्या, वल्लभी, और इधर यहां पर बात करेंगे तो तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान में है ये तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां से कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बताओ, चाणक्य थे कि नहीं थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फिर इधर यदि इस भारत में हम बात करें, यहां पर तो नालंदा विहार की स्थापना कुमारगुप्त के समय हमने बात करी थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बात कर चुके हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों के दौरान, कर ली कि नहीं कर ली। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि ये सारे के सारे जो है प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र, ठीक है। मैं यहां पर देखो इसके नंबर 1 लिख रहा हूं, ठीक है। ये एक ही मैप से सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। 1 2, यहां पर 3 नंबर दे रहा हूं और यहां पर 4 नंबर दे रहा हूं, ठीक है। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो देखो यहीं से क्लियर करवा दिया मैंने। नंबर 1 तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है। ये 4 प्रमुख केंद्र थे प्राचीन भारत में शिक्षा के, ठीक है। यहां पर साइड में मैं लिख रहा हूं प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र, प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र, प्राचीन प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां नंबरिंग कर रहा हूं, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ये वाला, ठीक है। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, तक्षशिला, क्या लिख रहा हूं बेटा, तक्षशिला, याद रखिएगा। फिर नंबर 2 इधर से ले लेता हूं मैं, ठीक है। नंबर 2 ये वाला भाग, ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र है, ठीक है ना। नंबर 2 क्या है, विक्रमशिला, सॉरी वल्लभी, क्या है, वल्लभी। नंबर 3 और 4, नंबर 3 और 4, तो देखो नंबर 3 पे क्या आएगा आपका, नालंदा विहार, नंबर 3 क्या है, नालंदा विहार। और नंबर 4 पे बेटा क्या आ गया आप लोगों का, नंबर 4 पे आ गया आपका विक्रमशिला, नंबर 4 पे क्या है, विक्रमशिला। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, वापिस सुन लेना। हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, ठीक है। देखो उत्तरी केंद्र कौन सा है, कोची। दक्षिणी केंद्र कौन सा है, मध्य एशिया में
तो खोतान है। मध्य एशिया वाला क्षेत्र कौन सा है बेटा? चीन से लेकर के ईरान, अफगान, तुर्किस्तान वाला ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य एशिया। इसी को एशिया माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया माइनर बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ये चीन वाला जो क्षेत्र है, इस चीन का शासक था जिसका नाम क्या था? मेंगती। क्या है? चीन के शासक का नाम क्या है? मेंगती। याद रखिएगा, चीन के शासक का नाम क्या है? मेंगती, जिसके समय में विशेष रूप से भारत से बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, ये पूरा पार्ट अपना कौन सा है? तिब्बत का है। और तिब्बत का जो शासक हुआ करता था, देखो तिब्बत का जो शासक था, इस तिब्बत के शासक का नाम क्या है बेटा? सोनगंपो है। याद रखना, तिब्बत के शासक का नाम क्या है? सोनगंपो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर म्यांमार बर्मा वाला ये भाग, म्यांमार और ये बर्मा वाला भाग पूरा का पूरा, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका कौन सा? म्यांमार और बर्मा वाला ये क्षेत्र है। ठीक है ना? ये म्यांमार और बर्मा का क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ गई बात समझ में? ये इसी के यहाँ पर ये पूरा भाग आपका क्या लगता है? वियतनाम का लगता है। क्या लगता है? वियतनाम का लगता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंबोडिया है, और कंबोडिया में एक तो हमें याद रखना कि कंबोडिया में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था कौन? कौंडिन्य। फिर यहीं पर हम अंकोर वाट मंदिर की बात करेंगे हम, ठीक है ना? और वहां पर हम बात करेंगे सूर्यवर्मन द्वितीय की। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। फिर इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा, ये द्वीप है, पूरा का पूरा द्वीप समूह है। यस और नो? इंडोनेशिया है, बाली है, सुमात्रा है, जावा है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे बोरोबुदुर स्तूप की, विशेष रूप से किसकी बात करेंगे? बोरोबुदुर स्तूप की, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित है, जिसे आर.सी. मजूमदार ने इस संसार का, इस दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। ठीक है, क्लियर? श्रीलंका वाला भाग, ये कौन सा? श्रीलंका वाले भाग में विशेष रूप से, ठीक है ना, किसके समय में? अशोक मौर्य के समय। वहां का जो शासक था, शासक का नाम क्या था? तिष्य। श्रीलंका के शासक का नाम क्या था? तिष्य। मैं बता चुका। श्रीलंका का जो शासक है, इधर लिख देता हूं, श्रीलंका का जो शासक था उसका क्या नाम था? तिष्य। इस तिष्य के समय अशोक ने अपने पुत्र और महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। इस तिष्य ने अपने एक भतीजे था, इसका भतीजा था जिसका नाम था अरिठा। क्या नाम था? अरिठा। इस अरिठा को मौर्य काल के दौरान अशोक के समय, किसके समय? अशोक के समय उसने प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। ठीक है, वहां से दूत मंडल के रूप में अरिठा को भेजा था। किसने? देवनाम प्रिय तिष्य ने। फिर यदि हम बात करते हैं तो चीन से कुछ यात्री आए थे, फाइयान आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, ये सारे के सारे लोग आए थे। ठीक है ना? और किस लिए आए? विशेष रूप से बौद्ध धर्म के विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये भारत आए थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर हमने थोड़ी सी बात मैंने यहीं से बता दिया कि प्राचीन भारत में, कहा? प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? हमने बात कर ली तक्षशिला की, हमने बात कर ली वल्लभी की, फिर हमने बात की नालंदा की, फिर हमने बात की है किसकी? विक्रमशिला की। फिर हमने बात किसकी की है? विक्रमशिला की। अब यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से थे, और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो भाई रब रखा। ठीक है, यहां से आपके सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। हमने बात की कि बृहत्तर भारत किसको कहा जाता है? भारत से बाहर जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य का जहां पर प्रचार प्रसार हुआ, वो पूरा का पूरा भाग आपका क्या कहलाता है बेटा? बृहत्तर भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? बृहत्तर भारत कहलाता है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? मध्य एशिया की। किसकी बात करने वाले हैं? मध्य एशिया में कौन कौन से क्षेत्र थे? अब उसमें विशेष रूप से हमने 2 क्षेत्रों की बात करी। एक हमने बात करी कूची की, दूसरी हमने करी किसकी? खोतान की। मध्य एशिया,
मध्य एशिया। और मध्य एशिया में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी बेटा? कूची की। नंबर 1 किसकी चर्चा करने वाले हम लोग? कूची की। तो देखिए मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया में कूची जो था, ये कूची भारतीय संस्कृति का उत्तरी केंद्र था। गांधार और अफगान, है ना, गांधार तक्षशिला अफगान के पास का जो क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता था? कूची। क्या कहलाता था? कूची। अब यहाँ कूची में हुआ क्या था वस्तुतः? देखो ध्यान से सुनना। खोतान के कुछ हिंदू परिवार आए और हिंदू परिवार आकर के यहाँ कहाँ बस जाते हैं? आपके कूची में बसते हैं। कहाँ पर बसते हैं? कूची में बसते हैं। और कूची में बसने के बाद में उन्होंने यहाँ पर हिंदू साम्राज्य की क्या की? इन्होंने स्थापना की। ठीक है। और इसी के समय देखो, जब मैं आपको मैप समझा रहा था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर, कहाँ पर? कूची में यहाँ पर 2 हिंदू शासकों का नाम मिलता है, जैसे स्वर्ण पुष्प। क्या नाम मिलता है हिंदू शासक का? स्वर्ण पुष्प। ठीक है ना, स्वर्ण पुष्प। ठीक है। और फिर हमें नाम मिलता है क्या? हरि पुष्प। क्या नाम मिलता है? हरि पुष्प। स्वर्ण पुष्प, हरि पुष्प, इस प्रकार से हिंदू शासकों का क्या नाम है? नाम मिलता है, जो कि वस्तुतः खोतान से आए। और खोतान से आने के बाद में जो है कहां पर बस गए? कूची में बसे। और कूची में बसने के बाद में उन्होंने यहां पूरे के पूरे एक हिंदू साम्राज्य की क्या करी? प्रचार प्रसार किया। इन्हीं के समय यहां से एक बात मिलता है कि कूची का जो शासक था स्वर्ण पुष्प या हरि पुष्प, इस स्वर्ण पुष्प हरि पुष्प ने एक बौद्ध विद्वान था, एक बौद्ध विद्वान, और इस बौद्ध विद्वान का नाम मिलता है कुमार नारायण। देखो याद रखना, बौद्ध विद्वान का नाम क्या मिलता है? कुमार नारायण। अभी मैंने बताया था ना, मैंने आपको कहा ना कि कूची में याद किसको रखना है? कुमार नारायण को रखना है। देखो बस ये मैप ही आपके लिए महत्वपूर्ण। देखो कूची में क्या लिखा मैंने? कुमार नारायण लिखा ना बेटा। तो यहां पर याद रखिएगा कि बौद्ध विद्वान था जिसका नाम क्या था? कुमार नारायण। क्या नाम था? कुमार नारायण। इस कुमार नारायण को अपना शिक्षक नियुक्त घोषित कर दिया। अपना क्या कर दिया? शिक्षक नियुक्त किया। और ये कुमार नारायण जो थे वस्तुतः कहाँ के थे? भारत के बौद्ध विद्वान थे। भारत के बौद्ध विद्वान थे, है ना। और इसका नाम क्या है? कुमार नारायण। इस कुमार नारायण को इस यहाँ कूची के शासक ने अपने आप का, अपना स्वयं का क्या घोषित कर दिया? शिक्षक बना लिया। क्या बना लिया? शिक्षक बना लिया। तो इस कुमार नारायण ने कूची में न केवल इनको शिक्षा दी, जबकि कूची में भी इन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया? कूची में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। किसका किया प्रचार? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब बौद्ध धर्म का प्रचार करते 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 क्या हुआ? एक दिन की बात है, कुमार नारायण जी बन ठाणे चली में, तो है ना, बन ठाणे चल की कुमार नारायण जी हाथ में ग्रंथ लिए हुआ, पुस्तक लिए हुए, ठीक है, जा रहे थे। और इसी समय कुमार नारायण जी का जीव लग गया। किससे? सामने एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या आ रही थी, और कन्या का नाम क्या था? जीवा। कन्या का नाम क्या था? जीवा। सामने से कौन आ रहे? कुमार नारायण। कौन आ रहे? कुमार नारायण। तो कुमार नारायण ने इसको देखा और इन्होंने इसको देखा, और मामला खराब। तो स्थानीय कन्या थी जिसका नाम क्या था? जीवा। क्या नाम था? जीवा। तो देखो कूची में कूची कर रहा है कौन? कुमार नारायण। कौन कर रहा है? कुमार नारायण। स्थानीय महिला जिसका नाम क्या था? जीवा। क्या नाम था? जीवा। ये तो देखो आपका कौन है? कुमार नारायण है। कुमार नारायण है, ठीक है। इस कुमार नारायण ने वहां की स्थानीय महिला जीवा के साथ में क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और जब दोनों में संयोग हुआ, दोनों में जब प्रेम हुआ, विवाह के बाद में इन्हें एक नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, चिन्ना सा, छोटा सा, मोटा सा, और ऐसा क्या हुआ? बच्चा हुआ। क्या हुआ? बच्चा हुआ। दोनों प्यार बहुत करते थे, है ना।
दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, प्यार बहुत करते थे, इसलिए आधा नाम इधर से लिया और आधा इधर से ले लिया, ठीक है ना। तो कुमार और आगे क्या, जीवा से या क्या कर लिया, जीव। तो इस संतान का नाम, इनकी जो संतान हुई, इनकी देखिएगा, इनकी बेटा क्या हुई, संतान हुई, इस संतान का नाम क्या रखा, कुमार जीव। इस संतान का नाम क्या रखा गया, कुमार जीव। इस कुमार जीव ने यहां पर, कहां पर, कूची में, आगे जब बड़ा हुआ, बड़ा होकर के इसने महायान बौद्ध का प्रचार किया, महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया, महायान बौद्ध धर्म का क्या किया, प्रचार किया। और इतना भयानक प्रचार किया कि न केवल कूची अपितु इसने चीन में भी जाकर के, कहा, चीन में भी जाकर के अपने बौद्ध धर्म का उसने क्या बजा दिया, डंका बजा दिया। चीन में भी, कहां पर, चीन में भी इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। चीन में भी इन्होंने क्या किया बेटा, प्रचार प्रसार किया। ये बात याद हो गई क्या, कौन सी शाखा का किया है, तो महायान शाखा का। देखो कूची जो है वो मध्य एशिया में भारत की, भारतीय संस्कृति का कौन सा केंद्र है, उत्तरी केंद्र है। कौन सा केंद्र है, उत्तरी केंद्र है। वहां पर क्या उल्लेख मिलता है कि खोतान के कुछ हिंदू परिवार आकर के बसे, कहां पर, कूची में, और वहां पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी। शासकों के नाम मिलते हैं स्वर्ण पुष्प, हरि पुष्प, इस प्रकार से, ठीक है। कूची के जो शासक है, इस कूची के शासक ने भारत के एक बौद्ध विद्वान कुमार नारायण को अपना क्या किया, शिक्षक नियुक्त किया। इस कुमार नारायण ने वहीं की एक सामान्य महिला जीवा के साथ में क्या कर लिया था, विवाह कर लिया, वहीं पर बस गया। इन दोनों के प्रेम से, इन दोनों के विवाह से एक इनको संतान हुई, और संतान का नाम क्या रखा गया बेटा, कुमार जीव रखा गया। इस कुमार जीव ने वहां पर कौन से धर्म, महायान बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, और संपूर्ण कूची को बौद्ध धर्म के रंग में रंग दिया। आगे चल करके ये व्यक्ति कहां पर जाता है, चीन जाता है, और चीन में भी जो है महायान बौद्ध धर्म का ये क्या करता है, प्रचार करता है। आगे बात समझ में क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये कहानी आपके दिमाग में सेट हो गई है भाई, ठीक है। चलिए अब ये सारी बात मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों कूची मध्य एशिया में, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का उत्तरी केंद्र माना जाता है, उत्तरी केंद्र माना जाता है, उत्तरी बिंदु माना जाता है, ठीक है। अगली बात करें तो गांधार वे अफगान के आसपास का क्षेत्र, अफगान के आसपास का क्षेत्र, खोतान के कुछ हिंदू परिवार, खोतान के कुछ हिंदू परिवार, कुछ हिंदू परिवार यहां आकर बसे, यहां आकर बसे, तथा
हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगली बात, यहाँ के हिंदू शासक, यहाँ के हिंदू शासक स्वर्ण पुष्प, स्वर्ण पुष्प, हरि पुष्प, ठीक है। कूची के शासक ने, कूची के शासक ने भारत के बौद्ध विद्वान, भारत के बौद्ध विद्वान कुमार नारायण को, कुमार नारायण को अपना शिक्षक नियुक्त को, अपना शिक्षक नियुक्त किया, अपना शिक्षक नियुक्त किया। ठीक है, कुमार नारायण ने कूची की स्थानीय महिला, जीवा से विवाह किया। इन दोनों की संतान, इन दोनों के पुत्र का नाम देखो कैसे, दोनों को आधा आधा, दोनों में बड़ा प्रेम था, है ना। तो इधर से कुमार नारायण में से तो क्या उठाना, कुमार, ठीक है ना, और उधर से क्या, जीवा, तो कुमार जीव, कुमार जीव रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात, कुमार जीव ने आगे चलकर न केवल कूची अपितु चीन में भी महायान बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।
ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म का ये क्या करता है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करता है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे खोतान, जो कि मूलतः अफगानिस्तान और उसके उधर का क्षेत्र था। ठीक है, दक्षिणी केंद्र माना जाता है। ठीक है, उल्लेख भी हम बात करेंगे, कंग्यूर तंग्यूर की भी थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। तारानाथ का जो ग्रंथ है, तिब्बती साहित्य है कंग्यूर तंग्यूर। ठीक है, आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले और आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।